महरू की जिंदगी पहले इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी मुश्किल तब हुई जब फयाज को इल्म हुआ वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। फयाज ने उसे कमरे में लाकर बिस्तर पर फेंका और चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, तुमने घर से बाहर एक कदम भी निकाला तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। और ये बच्चा, इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने या कुछ और करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना। मेरा बच्चा है ये, समझ रही हो। पहले जो शख्स उसे अपनी जिंदगी से निकालने वाला था, वही उसे अब सारी उम्र ना सिर्फ साथ रखने की बात कर रहा था, बल्कि इस बात पर भी पाबंदी लगा रहा था कि खबरदार, तुमने खुद को या बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया तो मुंह से कफ उतारता। वो बाहर चला गया तो महरू बिस्तर पर ऊंधी लेटी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी गलती क्या थी कि वो फयाज की बीवी थी? क्या शादी इतनी मुश्किल होती है? इस बात का अंदाजा उसे पहले तो नहीं, मगर अब कुछ दिनों से जरूर हो गया था। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और फयाज की मां अंदर आई। बड़ी नरमी से उसने महरू को पानी पिलाकर थपकी दी और बिस्तर पर लिटा दिया। आंटी, क्यों बताया आपने इस वहशी इंसान को कि मैं मां बनने वाली हूँ? क्यों बताया? आखिर मुझे नहीं रहना उसके साथ, वो जैसा भी था। मगर फयाज की माँ से उसे बेहद मोहब्बत थी, तभी वो अपने दिल की हर बात फयाज से करने से पहले अपनी सास से किया करती थी। बेटी, मैं भी ना बताती, तुम पेट से हो तो तलाक फिर भी नहीं होनी थी। जब तक ये बच्चा इस दुनिया में ना आ जाए तलाक नहीं होती। समझदार हो तुम, और वैसे भी कब तक छुपाती उससे कि वो एक नन्हे वजूद का बाप बनने वाला है। आखिर कभी न कभी तो उसे इस हकीकत का इल्म होना ही था ना, तो अभी क्यों नहीं? अच्छी बात है, वो वक्त से अपनी जिम्मेदारी उठाए। आंटी ने बात करते हुए नरमी से उसका चेहरा थपथपाया और बाहर चली गईं। फयाज और उसकी मोहब्बत की शादी थी, मगर वो मोहब्बत वक्ती थी। इस बात का अंदाजा उसे शादी के बाद हुआ, क्योंकि फयाज को तो कुछ और चाहिए था। वो महरू को बहुत कम वक्त देता था, सारा सारा दिन घर से बाहर रहता। जब महरू शिकवा करती तो मोहब्बत से उसके शिकवे को रद्द कर देता कि मेरी जान, मैं काम करता हूँ, तुम्हारी खातिरी बाहर रहता हूँ। मैं अगर घर बैठ गया तो तुम्हें ऐश कहाँ से करवाऊंगा? वो फयाज की लच्छेदार बातों में उलझकर अपने सारे शिकवे उसी वक्त भूल जाती। उनकी शादी को 6 माह हो गए थे। महरू को बच्चा नहीं चाहिए था। वो अभी अपनी जिंदगी फयाज के साथ गुजारना चाहती थी। उसका कहना था कि अभी से बच्चे हो गए तो वो कहाँ रहेंगे। आखिर उनकी मोहब्बत की शादी है तो कुछ देर तो इस बात से लुत्फ अंदोज हों। बच्चे करने के लिए तो सारी उम्र पीछे पड़ी है। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार फयाज से किया तो उसे कोई इतराज नहीं था। पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई, मगर फिर उनकी शादी को साल हुआ तो फयाज की घर में दिलचस्पी एकदम से कम होने लगी। वो बहुत परेशान हुई। अपनी सास से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। एक रोज वो ऐसे ही बाजार में जा रही थी जब उसकी नजर फयाज पर पड़ी। जो कुछ उसने देखा वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बाकी आम लोगों की तरह फयाज किसी लड़की के साथ घूम रहा होता तो उसे इतना दुख ना होता कि वो तो शुरू से ही दिल फेंक किस्म का इंसान था, तो उस पर क्या रोना। मगर महरू ने उसे जिसके साथ देखा था वो देखना उसकी जिंदगी में तूफान ले आया। फयाज एक हिजड़े के साथ बैठा ढाबे पे चाय पी रहा था। पहले तो महरू को लगा उससे गलती हुई है। वो वहीं रिक्शा रुकवा कर उनका इंतजार करने लगी, लेकिन वो दोनों चाय पीने के बाद एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए कहीं चले गए। नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता, मैं बहुत गलत सोच रही हूँ। महरू ने झटके से अपने सर पर चपत लगाई और कहा, मेरा दिमाग बहुत मनफी हो रहा है। आजकल फयाज का काम ज्यादा है, वो मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, तो पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ जो मुझे बिल्कुल भी जेब नहीं दिया। इससे पहले वो मजीद कुछ बुरा सोचती, उसने रिक्शे वाले को घर चलने के लिए कहा। घर जाकर भी महरू ने अपना मुंह बंद रखा और सास से भी इस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे यकीन था वो खुद ही से मन घड़त बातें सोचकर खुद को परेशान कर रही है, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं है। वैसे ही कोई हिजड़ा उसे मिल गया होगा, वो दोनों बैठ गए होंगे। ये आखिरी बात थी जो उसने सोची। फिर इस बात को मुकम्मल तौर पर जहन से झटक कर वो दूसरे कामों में मगन हो गई। दोबारा ये ख्याल दिमाग में आया भी तो महरू ने इस बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन गुजरे तो उसने एक मर्तबा फिर उसी हिजड़े को फयाज के साथ देखा। अब की मर्तबा ये वाकया कहीं और नहीं बल्कि उनके घर में ही पेश आया था। एतवार था
तो मेहरू ने सुबह से ही मशीन लगाई हुई थी। वो कपड़ों को तार पर फैलाकर फारिग हुई तो बाहर का दरवाजा बज गया। दरवाजा खोलकर देखा तो उसी दिन वाला हिजड़ा उनके दरवाजे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर मेहरू ने नरमी से पूछा, क्या बात है? तो वो ताली बजाकर बोला, हाय हाय, भला हमसे भी पूछने की जरूरत है कि क्या बात है? खुश करो हमें। सुना है मोहब्बत की शादी हुई है तुम्हारी, तो वो क्या कहते हैं, लव मैरिज? हाँ ना। मेहरू एक कदम पीछे हुई और बोली, आपको किसने बता दिया ये सब? उसे फयाज पर शक था कि शायद बातों बातों में उसी ने हमारी शादी का जिक्र कर दिया हो। अरे कसम ने बताया है तुम्हारे, और मुझ निमानी को ख्वाब आ जाएगा बैठे बैठे कि तुम्हारी मोहब्बत की शादी है। वो इतना बोलकर चुप हुई थी जब फयाज भी उठकर कमरे से बाहर आ गया। मेहरू ने फयाज को देखा तो शक हुआ कि वो इस हिजड़े को देखकर मुस्कुराया था। दूसरी जानिब हिजड़े को देखा तो वो भी शर्मा रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? मेहरू के अचानक से पूछने पर वो शर्माते हुए बोली, रेशमा नाम है मेरा, पर कुछ प्यारे लोग प्यार से रेशम भी कहते हैं, मगर तुम नहीं कह सकती। बल्कि उन प्यारे लोगों के अलावा मैंने ये हक किसी को भी नहीं दिया। मेहरू बड़ी हैरान हुई कि वो इतना तफसीली जुमला क्यों बोल रही है। खैर तो है उसे। जब रेशमा को देखा तो उसकी निगाहें फयाज का तवाफ कर रही थी और फयाज भी खड़ा अपनी मूंछों को ताऊ दे रहा था। मेहरू को अपना वजूद धुएं में गिरता हुआ महसूस हुआ, जैसे उस वक्त सहन में सिर्फ वही दोनों मौजूद हों और एक दूसरे को देखते हुए बिला वास्ता जुमले कस रहे हों। पता नहीं क्यों, मगर मुझे यकीन था वो जुमला रेशमा ने मुझे नहीं बल्कि फयाज को सुनाया था। उसने गहरा सांस लिया और अंदर पर्स से 500 का नोट लाकर उसे थमाना चाहा, मगर रेशमा ने लेने से इनकार कर दिया। जिस पर मेहरू ने तीखे लहजे में पूछा, यही चाहिए होता है ना तुम लोगों को, तो अब मना क्यों कर रही हो? ज्यादा चाहिए तो वो भी बता दो, उतने ला देती हूँ। वो सिर्फ यही चाहती थी वो हिजड़ा किसी तरह वहां से दफा हो जाए, क्योंकि उसका पूरा जिस्म सुलग रहा था। पता नहीं उसकी मौजूदगी मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही थी। मेहरू ने बेबसी से सोचा। उसके पहले जुमले पर ना सिर्फ रेशमा ने बल्कि फयाज ने भी चौंक कर देखा। ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम? इनसे नरमी से बात करनी चाहिए। फयाज ने फौरन ही निपट ली। मेहरू भी तंग होकर बोली, ऐसा तो ही कहा मैंने, यही पूछा है, इतने पैसे गवार नहीं तो और ला देती हूँ। खैर ये बात उसे तो बुरी नहीं लगी, मगर तुम्हारे अंदर सुनकर क्यों कांटे लगे? उसने रेशमा का भी लिहाज किए बगैर चुपते हुए लहजे में फयाज को पूछा तो वो कच्चा सा हो गया। अलबत्ता रेशमा उसकी बेइज्जती पर हल्का सा मुस्कुराई थी, साथ ही ताली बजाकर बोली, बस दे दो, यही रख लूंगी मैं। भाई तुम तो मेरा 2 घड़ी यहाँ खड़े होना बर्दाश्त ही नहीं कर रही हो, लाओ दो। ये कहते ही उसने एक अदा से हाथ आगे बढ़ाया तो मेहरू का दिल चाहा उसका हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में पकड़ा दे। आखिर वो समझती क्या थी खुद को। उसने वो नोट उसके हाथ पर पटका और जोर से दरवाजा रेशमा के मुंह पर बंद कर दिया, जिसके बाद उनके घर एक लड़ाई बर्पा हुई। ये क्या तरीका था घर आए से बात करने का? फयाज बेरुखी से बोला तो मेहरू ने भी दू बदू जवाब दिया कि ये क्या तरीका था उस हिजड़े के सामने बीवी को कहने का। वो हिजड़ा कहने पर तो तिल मिला ही गया। तमीज से बुलाओ, बताया तो है उसने अपना नाम। मेहरू को तो इस बात पर शदीद आग लगी। बुलाया मैंने उसे है और वो तो यहाँ मौजूद भी नहीं, तो तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? बहुत हमदर्दी नहीं जाग रही खुदा की उस मखलूक के लिए? तुम्हारे दिल में भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये कहते हुए वो दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया, मगर मेहरू का पूरा जिस्म होले होले कांप रहा था। उसने अपनी सास को देखा जो कमरे से बाहर निकल रही थी और साथ ही लड़ाई की वजह पूछी तो वो नफी में सर हिलाकर कपड़े वापस धोने लगी। मगर तभी किसी ख्याल के तहत वो भागकर छत पर गई और पर्दे से गली में झांका तो धक से रह गई, क्योंकि फयाज और रेशमा दोनों ही गली की एक नुक्कड़ में खड़े बात कर रहे थे। यूं लग रहा था रेशमा नाराज है और फयाज उसकी मिन्नतें करता हुआ उसे मना रहा है। उसकी आंखों के सामने बार बार पानी आ रहा था। बहुत सब से मेहरू ने वो आंसू हलक से नीचे उतारे और पर्दे को जोर से थाम लिया कि कहीं वो गिर ही ना जाए, क्योंकि जो कुछ वो देख रही थी वो उसके लिए किसी आजाब से कम नहीं था। फयाज से शादी के वक्त मेहरू के वालिदैन ने उसे बहुत समझाया था कि हो सकता है वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक ना हो, हमें वो मिजाजन दिल फेंक किस्म का लड़का लगता है।
جس کے جواب میں بڑے فخر سے وہ کہتی، اس نے جہاں دل پھینکنا تھا وہاں پھینک لیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یقین ہے وہ میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا۔ والدین مہرو کی بات پر چپ تو کر گئے تھے، مگر انہیں بہت سے خدشے لاحق تھے۔ ہمیشہ وہ اسے یہی کہتے، مہرو بیٹی خیال رکھنا، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، اور وہ ہمیشہ ہی ان کی نصیحت کو پس پش ڈال دیتی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فیاض تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن اب اسے اپنے والدین کی ایک ایک کہی گئی بات بالکل سچ معلوم ہو رہی تھی۔ گلی میں ریشما بھی مان چکی تھی۔ فیاض اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، جبکہ مہرو کا پورا وجود پیچھے کسی قیامت کی زد میں چھوڑ گئے تھے۔ وہ چھت پر تیزی سے آگے پیچھے چکر کاٹنے لگی کہ جو کچھ دیکھا ہے وہ محض اس کی نظروں کا دھوکا ہے۔ جو میں سمجھ رہی ہوں وہ میرے اندر کی منفیت ہے۔ شاید میرے بچے نہیں ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ فارغ ہوں۔ اگر بچے ہوتے اتنی فارغ نہ ہوتی تو کبھی بھی اتنا منفی نہیں سوچتی۔ وہ بار بار یہی کہہ کر خود کو دلاسے دینے لگی۔ اس نے اب بھی خود کو منفی نہیں ہونے دیا، لیکن بار بار پسینے آ رہے تھے۔ وہ جتنا خود کو روک رہی تھی اتنا ہی جسم کپ کپا رہا تھا۔ بالآخر اس نے وہیں چھت پر لگی ٹوٹی سے منہ لگا کر پانی پیا اور نیچے آ گئی۔ کپڑے ویسے ہی سین میں پڑے تھے، مگر اب انہیں دھونے کی ہمت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے سارے کپڑے ایک دوپٹے میں باندھ کر ویسے ہی رکھ دیے اور مشین بھی بند کر دی۔ ساس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ مہرو مشین بند کر دی، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ مہرو سر پکڑ کر بولی، بس آنٹی طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی ہے، سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے بند کر دی۔ فضیلت بیگم نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا اور خود کچن میں چائے بنانے لگی۔ مہرو انہیں روکنا چاہتی تھی، لیکن اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ ویسے بھی اس وقت اسے چائے کی شدید طلب تھی جو پینے سے ہی پوری ہو سکتی تھی۔ چائے آئی تو اس نے ساس کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا، پھر نرمی سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ ایسے ہی لیٹی رہی۔ فضیلت بیگم نے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، رو کیوں رہی ہو؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں آنٹی، بس ویسے ہی دل بھرا ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، مگر دل چاہ رہا تھا کہ فوراً سے پہلے اپنے اندر کی ہر بات نکال کر ان کے سامنے رکھ دے۔ وہ وہی تو تھیں اس گھر میں جو اسے خالص لگتی تھیں۔ بے شک فیاض اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کی محبت میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، شاید دکھاوا، مگر اپنی ساس کی محبت اسے ہر طرف سے پرسکون محسوس ہوتی تھی۔ رونے کے بعد وہ کافی ہلکی ہو چکی تھی، پھر آہستگی سے کہنے لگی، آنٹی فیاض کے متعلق میرے دل میں بدگمانی اور منفیت آ رہی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، حالانکہ جو کچھ میرے دماغ میں چل رہا ہے مجھے لگتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرا دل پھر بھی بوجھل ہے۔ میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ فضیلت بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دھیرے دھیرے سمجھانے لگی کہ ایک دور آتا ہے بیویوں پر جب انہیں اپنے شوہر میں بلا وجہ ہی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ تسلی سے، تحمل سے کام لیں، اپنے جذبات کو نظر انداز کریں اور جو حقیقت ہے اس پر توجہ رکھیں۔ سمجھ رہی ہو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، جو تمہیں لگ رہا ہے لگنے دو۔ صرف تم اپنی آنکھیں بند کر لو تو تمہارا دماغ سمجھ جائے گا کہ شوہر کی خامیاں تمہارے لیے بالکل بھی اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ تو وہ خود ہی ان سب باتوں کو کچھ عرصے بعد نظر انداز کرنا شروع کر دے گا۔ باقی اس کا کوئی اور حل نہیں ہے، تمہیں ہی بہادر بننا ہوگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ساس سے بات کر کے جسم کافی ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ کچھ دن مزید اچھے گزر گئے۔ ریشما کے گھر آنے والے واقعے کے بعد فیاض بھی تھوڑا محتاط رہنے لگا تھا۔ وہ مہرو کو اپنا پہلے سے بڑھ کر وقت دینے لگا تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں مہرو نے پوچھا، کیا بات ہے، آج کل بڑا پیار آ رہا ہے مجھ پر؟ خیر نہیں لگتی، پیار تھوڑی ہے یہ تو، تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہوں۔ یہ کہہ کر فیاض نے ایک بڑا سا کہکہ لگایا، مگر مہرو مسکرا بھی نہ سکی۔ اسے لگا یہ جملہ فیاض نے مذاق میں نہیں حقیقت میں کہا تھا، مگر فیاض اپنی بات پر قائم تھا کہ یار مذاق کیا ہے اور مذاق پر ہنستے ہیں، یوں سنجیدہ شکل بنا کر نہیں بیٹھتے۔ اس وقت تو دل بڑا کر کے وہ مسکرا دی، مگر بعد میں کئی دنوں تک وہ جملہ ایک باز گشت کی طرح مہرو کے دماغ میں گھومتا رہا۔ پتہ نہیں فیاض کے ساتھ شادی کرتے وقت
وہ اتنا اندھی کیوں ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جنہیں وقتی طور پر تو نظر انداز کر دیا جا سکتا تھا، مگر ساری عمر کے لیے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ اکثر ہی مہرو بیٹھ کر خود کو کوستی کہ فیاض سے شادی کرنے میں اتنی جلدی کیوں کی۔ خیر تیسری مرتبہ اس نے فیاض اور ریشما کو پھر ایک مرتبہ ساتھ دیکھا۔ اس مرتبہ دیکھنا بہت زیادہ پریشان کن تھا۔ کچھ دن پہلے ہی مہرو کی کالج کی سہیلیوں نے واٹس ایپ پر گروپ بنایا اور اس گروپ میں کافی دن تک تو ہلا گلا رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی بھی دب نہ جائے تو سب نے باہر ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں وہ کتنی تبدیل ہوئی ہیں۔ پروگرام کے مطابق سب نے پہلے فلم دیکھنے اور اس کے بعد کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب وقت پر سینما پہنچ گئے۔ اندر جانے کے بعد اگلی نشستیں بھی مل گئی تھیں۔ مووی کے درمیان میں یوں ہی اچانک مہرو نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے دنگ رہ گئی، کیونکہ سینما ہال کی سب سے آخری نشستوں پر فیاض بیٹھا تھا۔ چونکہ وہاں رش بھی اتنا نہیں تھا اور دوسرا ہلکی ہلکی روشنی بھی، تو وہ فیاض کو بہت آسانی سے پہچان گئی تھی، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ غور کیا تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ریشما تھی۔ یہ دیکھ کر تو مہرو دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی حالت یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ہر ممکن برائی فیاض کے متعلق سوچ سکتی تھی، لیکن یوں ریشما اور فیاض کا سینما میں ایک ساتھ بیٹھے اور یوں مسکراتے ہوئے فلم دیکھنا کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ فیاض اور ریشما دونوں نے ہی اسے نہیں دیکھا تھا۔ مہرو نے دوبارہ سکرین کی جانب رخ موڑ لیا، لیکن اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اسے صرف فلم کے رنگوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آوازیں آنا بھی مکمل طور پر بند ہو گئی تھیں۔ دل کی رفتار اور پسینہ دونوں ہی تیزی سے بڑھ گئے تھے۔ کچھ دیر تو وہ برداشت کیے بیٹھی رہی، لیکن جب ضبط جواب دے گیا تو بھاگتی ہوئی سینما ہال سے باہر نکل گئی۔ باقی دوستوں نے بھی یوں اچانک اسے باہر جاتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے گئیں۔ باہر جا کر سب سے پہلے تو مہرو نے کولر سے پانی پی کر خود کو بحال کیا۔ باقی دوستوں کے پوچھنے پر اس نے یہی کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ انہوں نے اس کی بات کا یقین کر کے اسے کیب کروا دی۔ تھوڑا آگے جا کر وہ کیب سے اتر گئی اور اپنی چادر اچھے سے لپیٹ کر سینما کے قریب ایک پارک میں جا کر بیٹھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے فیاض اور ریشما کو اکٹھے دیکھ لینے کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ فلم ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا اور آدھا گھنٹہ مہرو نے جس اذیت اور تکلیف میں گزارا تھا وہی جانتی تھی۔ فلم ختم ہونے کے بعد سب لوگ باہر نکلے تو فیاض اور ریشما ہاتھوں میں ہاتھ لیے باہر نکلے، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب مہرو کو مزید کسی تصدیق کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا فیاض کا معیار اتنا گر گیا ہے؟ کیا وہ میرے مقابلے میں ایک ہجڑے کو لا کھڑا کرے گا؟ یہ سوچ کر اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اپنے پیروں پر بامشکل کھڑی ہو کر وہ قریبی رکشے میں بیٹھی اور گھر جیسے ہی پہنچی دروازے میں چکر کھا کر گر پڑی۔ فضیلت بیگم جو چائے نماز پر بیٹھی تھیں جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آئیں تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ کسی طرح کھینچ تان کر انہوں نے مہرو کو بستر پر لٹایا اور فیاض کو فون کرنے لگی، مگر فیاض کا فون مسلسل بن جا رہا تھا۔ پھر محلے میں ہی بچے کو بھیج کر ایک ڈاکٹر کو بلوایا جو وہیں کلینک چلاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آیا تو اس نے بتایا کہ مہرو کی طبیعت یوں ہی خراب نہیں ہوئی بلکہ خوشخبری ہے، اس وجہ سے وہ چکرا کر گری ہے۔ یہ بات جہاں فضیلت بیگم کے لیے خوش کن تھی وہیں مہرو کے لیے کسی عذاب سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ساس تو مسلسل اس کا ماتھے چومتے ہوئے دعائیں دے رہی تھیں، لیکن وہ بت بنی اپنی قسمت کے یوں پلٹا کھانے پر حیران تھی۔ جب سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو خدا نے کیسی خوشی اس کی جھولی میں ڈالی تھی کہ وہ اسے کھل کر نہ منا سکتی تھی اور نہ ہی اس پر مزید خوش ہو سکتی تھی۔ وہ تو اپنی زندگی کا ایک سبق ختم کرنے والی تھی، پھر یہ نئی کہانی کہاں سے شروع ہو گئی؟ فضیلت بیگم نے اسے یوں چپ دیکھا تو چپ رہنے کی وجہ پوچھی، کیا تمہیں بچے کی خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساس کے دوبارہ پوچھنے پر وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، ہاں بہت خوشی ہوتی اگر میں نے جو کچھ آج دیکھا ہے وہ نہ دیکھا ہوتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کھل کر کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ فضیلت بیگم کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات واضح ہونے لگے۔ آنٹی، فیاض کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے مہرو کی آنکھیں ایک دم بھر گئیں۔ اس کی بات سن کر فضیلت بیگم کے ماتھے پر بھی بل پڑ چکے تھے۔ یوں پوری بات بتاؤ، انہوں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔
तो मेहरू ने खदशा जाहिर किया कि रेशमा वो हिजड़ा जो उस दिन हमारे घर आया था उसमें और फयाज में कुछ चल रहा है। ये बात इतनी अजीब थी कि फजीलत बेगम के चेहरे पर अब हैरानी की जगह गुस्से ने ले ली थी। उन्होंने कभी भी अपना लहजा मेहरू के सामने ऊंचा नहीं किया था, मगर उस रोज न जाने कैसे उनके लहजे में न सिर्फ तलखी घुल गई थी बल्कि लहजा भी ऊंचा हो गया था। मैंने तुम्हें हमेशा बेटी समझा और तुम कैसी बात कर रही हो। उनके लहजे की करवाहट बड़ी आसानी से महसूस की जा सकती थी। ये बात मैं ऐसे कर सकती हूँ कि 3 मर्तबा मैंने रेशमा और फयाज को इकट्ठे देखा है। एक मर्तबा ढाबे पर इकट्ठे चाय पीते हुए, दूसरी मर्तबा यहाँ घर, जो कि रेशमा फयाज की वजह से ही आई थी, और आज सिनेमा में दोनों बैठे फिल्म देख रहे थे। आंटी आप खुद बताएं, अगर आपके शोहर यूं एक हिजड़े के साथ फिरे तो फिर आप आखिर इस बात को कितनी मर्तबा नजरअंदाज कर सकती हैं? बताएं मुझे। मैंने 2 मर्तबा इस बात को जहां तक मुमकिन था नजरअंदाज किया, लेकिन आज जब सिनेमा में देखा तो बर्दाश्त से बाहर हो गया। इससे ज्यादा मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती कि ये सिर्फ मेरा वहम है और वहम के सिवा कुछ नहीं। फजीलत बेगम बहू की बात सुनकर चुप कर गईं, क्योंकि उसकी बात में भी दम था। इत्तफाक 1 मर्तबा होता है, यूं 3 मर्तबा नहीं होता, और वो भी ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आप किसी अपने के साथ ही जाते हैं। सब्र करो मेरी बच्ची, आज फयाज आएगा तो उससे बात करना, तहम्मुल से बात करना, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले सोच सोच कर खुद को हल्का न करो। उनके चेहरे के तने तासुरात एकदम से ढीले पड़ गए थे। तकरीबन शाम के वक्त जाकर कहीं फयाज घर वापस आया तो मैं रुकू बिस्तर पर पड़े देख परेशानी से पूछा, क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो चुप ही रही। फयाज ने फिर पूछा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? कुछ पूछ रहा हूँ मैं, क्या बात है? आंखें भी सूजी हुई हैं, यहाँ बैठो। मेहरू ने अपने पास उसके बैठने के लिए जगह बनाई तो वो बैठ गया। रेशमा इतना बोलकर चुप कर गई थी, मगर मेहरू ने महसूस किया कि फयाज की रंगत एकदम से मुतगय्यर हो चुकी है। क्या हुआ रेशमा को? कोई बात है क्या? उसका लब्बो लहजा और तासुरात सभी मशकूक थे। क्या ताल्लुक है तुम्हारा रेशमा के साथ? मेहरू का लहजा अब भी स्पॉट था। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? क्या किसी ने कोई बात की है मेरे खिलाफ, भड़काया है तुम्हें? ये कहते हुए फयाज की आवाज हल्की सी कांपी थी। उसके माथे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें बड़ी आसानी से देखी जा सकती थी। किसी ने मुझे क्यों भड़काना है? और तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे वाकई मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, फिर डर क्यों रहे हो? मेहरू ने खोजती निगाहों से फयाज को देखा तो वो नजरें चुराता हुआ बोला, वही ना, जरूर किसी ने दुश्मनी निकाली होगी। तो मतलब तुम रेशमा से नहीं मिलते? मेहरू ने अगला तीर फेंका तो वो झुंझलाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, नहीं मिलता यार, वो उस दिन घर आई थी हमारे, उसके बाद मैं नहीं मिला उससे। ये कहकर वो जैसे ही कमरे में जाने लगा, मेहरू ने पीछे से आवाज दी और मोबाइल फयाज के सामने कर दिया, जिसमें उसने उन दोनों की सिनेमा से निकलते हुए तस्वीर बना ली थी। अब ये मत कहना कि इत्तफाकन तुम लोग मिल गए हो। मैं उसी सिनेमा में मूवी देखने गई थी जिसकी पिछली नशिस्तों पर तुम दोनों बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। समझ रहे हो? अब झूठ बोलने की बजाय जो असल बात है वो बताओ। मुझसे मजीद कोई झूठ बोलने की कोशिश ना करना, और ये भी समझ लो, मैं अगर अपनी मर्जी से तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो सकती हूँ तो अपनी मर्जी से निकल भी सकती हूँ। आखिरी बार पूछ रही हूँ, जो कहना सोच समझ कर कहना। आखिरी जुमला सुनकर फयाज एक झटके से मुड़ा और मेहरू के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ कर बोला, अच्छा सुनो फिर, सोचे समझे बगैर बोल रहा हूँ। रेशमा के साथ है ताल्लुक मेरा, जाओ जो करना है कर लो। समझ रही हो, ये वो आखिरी कयामत थी जो मेहरू पर फयाज ने तोड़ी थी। वो दम साधे उसका चेहरा देखने लगी, जिस पर से मासूमियत न जाने कब की खत्म हो चुकी थी। तलाक दो मुझे अब भी इसी वक्त, वो अपने आंसू हलक में उतारते हुए सख्ती से बोली। तब तक उसकी सास भी कमरे से बाहर निकल चुकी थी। फजीलत बेगम ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो फयाज ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया कि अम्मी, ये हमारा मामला है, आप इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। क्या तलाक चाहिए तुम्हें? फयाज ने फिर पूछा तो मेहरू ने नफरत से गर्दन मोड़ते हुए इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम्हें फयाज रहमान, तुम्हें अपने होशो हवास में तलाक। तो तभी फजीलत बेगम ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि खबरदार, ये कुफर का जुमला मुंह से निकाला तो फयाज खून आशाम नजरों से माँ को देखता हुआ बोला, अम्मी पीछे हो जाएं, ये आजादी चाहती है,
देने दे मुझे आजादी का परवाना इसके हाथ में, मैं भी थक गया हूँ इसके साथ रह रहकर, खत्म करना चाहता हूँ ये मामला। अब फजीलत बेगम ने मजीद खामोशी अख्तियार करना मुनासिब न समझा तो बता दिया कि वो माँ बनने वाली है। अभी कुछ देर पहले इल्म हुआ है कि हामला है तुम्हारी बीवी, और इस हालत में तुम उसे तन्हा करने की बात कर रहे हो। ये सुनकर फयाज का एक रंग आने लगा तो दूसरा जाने लगा। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था हालात यूं पलटा खा जाएंगे। मेहरू ने आगे बढ़कर अपनी सास को मना कर दिया कि वाकई में ये हमारा मामला है, इसमें ना पड़े। रही बात तलाक देने और बच्चे की, तो मैं इस बच्चे को भी नहीं रखना चाहती। ऐसे शख्स के बच्चे को क्यों रखूं जो मुझे नहीं रखना चाहता। गिरा दूंगी मैं ये बच्चा। मैं सारी उम्र के लिए किसी पछतावे को अपने पैरों की बेड़ियां नहीं बनाना चाहती। ये सुनकर फयाज ने एक जोरदार थप्पड़ मेहरू के गाल पर रसीद किया और उसे कमरे में ले जाकर पटकते हुए बोला, ठीक है, पहले मैंने तुम्हारी मानी थी, मगर अब तुम अपनी मनवा कर दिखाओ। इस बच्चे को ना सिर्फ तुम पैदा करोगी बल्कि पालोगी भी इसी घर में रहकर, और मुझे भी रोकर दिखाना। मेरे किसी अमल से मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। अपना हुक्म सादिर करके फयाज जा चुका था, जबकि फजीलत बेगम उसे पुरसुकून करने में मगन रही। वो पूरी रात फयाज घर वापस नहीं आया था। मेहरू ने भी अपने मेके जाने की कोई बात नहीं की। वो सचमुच एक बागी लड़की थी। जब उसने फयाज से शादी करनी थी तब भी उसने अपनी बात मनवा ली थी, तो अब वो कैसे फयाज को उसकी मर्जी से जीने दे सकती थी जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। पूरी रात मेहरू ने आंखों में काटी, एक लम्हे के लिए भी उसे झपकी नहीं आई। अगले दिन कहीं जाकर फजर के करीब फयाज घर वापस आया तो उससे शराब की बू आ रही थी। मेहरू ने चुपचाप उसे कपड़े दिए और खाना गर्म कर दिया। वो भी खाना खाकर सो गया। सुबह 1 बजे उठा तो हैरानी से मेहरू को देखकर बोला, लगता है अकल ठिकाने आ गई है। तुम जैसी बागी लड़कियों का यही मसला होता है कि जब तक तुम्हारी लगामें न खींची जाएं तुम लोगों को सुकून नहीं आता। कल का सख्त रवैया अगर मैं पहले दिन तुम्हारे साथ रखता तो ये नौबत ना आती जो अब आई है। लेकिन खैर, कल भी ज्यादा देर नहीं हुई थी। साफ दिखाई दे रहा है मेरी बाकी जिंदगी बड़े सुकून से गुजर जाएगी। ये कहते हुए फयाज ने एक चाय की चुस्की ली। मेहरू ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा, मगर एक लफ्ज भी नहीं कहा, क्योंकि जो कुछ वो तय कर चुकी थी उसमें किसी किस्म का रद्दो बदल मुमकिन नहीं था। उसकी शख्सियत फिलहाल खामोश दिखाई दे रही थी, मगर उसके अंदर जितने तूफान बरपा थे वो फयाज की हस्ती को निस्तो नाबूद कर देने वाले थे। ये सोचकर मेहरू हल्का सा तंजिया मुस्कुराई। फयाज, अगर तुम्हें मेरी सोच का इल्म हो जाए तो तुम 1 मिनट मुझे अपने सामने खड़ा न रहने दो। अलबत्ता वो कमरे से जाते हुए एक नजर हकारत की फयाज पर डालना नहीं भूली थी, जो मजे से माश की दाल और तंदूर की रोटी खा रहा था। शाम को फयाज फिर घर से बाहर चला गया तो फजीलत बेगम मेहरू के पास आई और पूछा, फिर क्या सोचा है बेटी? मुझे नहीं इल्म था कि मेरा खून इस कदर गंदा होगा। बहुत ज्यादती की है फयाज ने। तुम्हारा जो फैसला है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अपने तजर्बे की बात कहूँ, बाप बाप ही होता है। 1-2 साल तक तो अपनी औलाद को अकेले पालोगी तुम, मगर जब ये बड़ा होगा और बाप के बारे में सवाल जवाब करने लगेगा तो तब क्या कहोगी उससे? कहाँ है उसका बाप? बाकी सब की तरह वो उसके साथ क्यों नहीं रहता? दूसरी रही बात तुम्हारी, तो सब औरतें ही अपना घर बसाने के लिए बहुत कुछ करती हैं। अपने शोहरों के कितने कितने ऐब अपने दिल में छुपाए फिरती हैं। उनका इल्म हो जाए तो हम कानों को हाथ लगाएं। बाकी फयाज की जो बुरी लत है इंशाअल्लाह औलाद के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। इस बात पर मेहरू ने मुस्कुराते हुए इंशाअल्लाह कहा, जिस पर फजीलत बेगम हैरान हुई थी कि आखिर इसे क्या हुआ है, क्यों मुस्कुरा रही है, मगर उसे छेड़ा नहीं। दिन गुजरने लगे। यहाँ मेहरू को खामोशी का ताला लग चुका था। वो घर के काम काज करती रहती। फयाज आता तो उसे जरूरत का हर सामान पकड़ा कर उसके सोने के बाद सो जाती। अब अपनी सास से भी इतना घुलती मिलती नहीं थी। दूसरी जानब फयाज को तो गोया छूट मिल चुकी थी। बीवी को भी सारा इल्म था तो डर और खौफ हर शय खत्म हो गई थी। जब उसका दिल चाहता घर से बाहर जाता, जब दिल चाहता घर वापस आता, हत्ता कि कभी पूरा पूरा दिन भी घर चक्कर नहीं लगाता था। चूंकि फयाज अब निडर हो चुका था,
तो मोहल्ले या इर्द गिर्द के लोगों से भी शर्माना कतराना उसने छोड़ दिया था। मोहल्ले की एक दो खवातीन ने मेहरू और फजीलत बेगम को दबे लफ्जों में फयाज की इस अजीब सी लत के बारे में बताया कि हमें लगता है जरूर दाल में कुछ काला है, जो उन दोनों सास बहू ने ही सुनकर नजरअंदाज कर दिया कि तुम लोगों का वहम होगा। एक रात फयाज घर आया तो उसने अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखा और सो गया। आधी रात को अचानक शोर से उसकी आंख खुली तो देखा मेहरू उसका मोबाइल लिए खड़ी थी। वो तंजिया अंदाज में बोला, कर लो तलाशी, क्या ही मिल जाएगा तुम्हें, और अगर मिल भी गया तो मैं तुमसे डरता थोड़ी हूँ। जो करता हूँ डंके की नोक पर करता हूँ, बाकी जो देखना है सब इस मोबाइल में मौजूद है। जाओ कर लो जो करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगी, दुनिया को दिखाओगी। मगर फयाज रहमान नहीं डरता किसी से भी, समझ रही हो। मेहरू ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसका मोबाइल वापस साइड टेबल पर रख दिया जिस पर फयाज हंसा था। उसने मेहरू को मोबाइल की तलाशी लेते हुए तो देख लिया था, मगर उसकी आंखों से उमड़ता हुआ इंतकाम नहीं देख सका था जो कुछ ही महीनों में उस पर वार करने वाला था। मेहरू की खामोशी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फजीलत बेगम को रह रह कर हौल उठने लगे। वो जबरदस्ती मेहरू को अपने पास बिठाकर दो चार बातें करती जिसका वो बस हूँ हाँ में जवाब देती और वहां से उठ जाती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बैरूनी खामोशी में उसके अंदर का शोर कहीं बाहर सुनाई दे जाए, तभी इतनी कोशिश करती कि बस काम निपटाती रहे। सिर्फ एक माँ की बात थी, फिर उसका सारा शोर खत्म होने वाला था। खुदा खुदा करके डिलीवरी का वक्त आया तो मेहरू बेसाख्ता रो दी, क्योंकि वो मुबारक वक्त उस पर कैसे और कितनी अजियत में आया था ये बात सिर्फ वही जानती थी। डिलीवरी के वक्त फजीलत बेगम और फयाज दोनों ही उसके साथ थे और इसी बात का दुख था। अपनी सास का तो उसे यकीन था वो इतने मुश्किल वक्त में भी उसके साथ जरूर खड़ी होंगी, लेकिन फयाज की जानिब से उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तकरीबन 4 घंटे बाद नर्स बाहर आई तो वो कुछ परेशान लग रही थी। उसने बच्चा फयाज की गोद में पकड़ा दिया और फिर कहा, बच्चे की एक रिपोर्ट की है, उसका इंतजार करें, हमें कुछ शकूक हैं जिनको खत्म करने के लिए ये रिपोर्ट की है। क्या हुआ है बच्चे को? फयाज ने बेचैनी से पूछा, क्योंकि उसे तो देखने में बच्चा अच्छा खासा सेहतमंद लग रहा था, फिर उसके बच्चे को भला क्या हो सकता था। नर्स ने कुछ देर इंतजार का कहा और वापस लेबर रूम में चली गई। फयाज परेशानी से माँ के पास आया और बोला, अम्मी भला क्या हो सकता है, बेटा ठीक तो लग रहा है मेरा, बस दुआ करें वो तंदुरुस्त हो, वरना जितनी परेशानी मेहरू ने ली है मुझे तो उसकी सेहत का ही डर लग रहा था। फजीलत बेगम ने जताई नजरों से फयाज को देखा, गोया कहना चाह रही हूँ ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन खामोश रही। और दूसरी जानिब फयाज ने भी नजरें चुरा ली, जिसका साफ मतलब था वो कहे बगैर ही माँ की बात को समझ गया था। 1 घंटे बाद नर्स आई तो काफी परेशान और हिचकिचा रही थी। उसके पीछे ही डॉक्टर कमरे से निकल आई, फिर नर्स को वहां से भेजकर कहने लगी, आपका बच्चा माशाअल्लाह सेहतमंद तो है, लेकिन इसे हम ना लड़का कह सकते हैं और ना ही लड़की, ये तीसरी जिन्स है और हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना चाहें तो ये थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद ही मुमकिन है, वैसे इसकी कामयाबी के चांस बहुत कम हैं, बाकी जो अल्लाह की रजा। हमें इसी बात का शक था, तभी हमने ये टेस्ट किया तो हमारा शक हकीकत में बदल गया। फयाज की हालत यूं थी कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। फजीलत बेगम तो डगमगाती हुई बेंच पर बैठ गईं, जबकि फयाज कभी डॉक्टर को देखता तो कभी अपनी गोद में लेटे मासूम वजूद को। मेहरू मुश्किल उसने पूछा तो डॉक्टर ने इस बात में सर हिला दिया कि वो ठीक है, कुछ देर बाद आप उससे मिल सकेंगे। जब मेहरू को वार्ड में शिफ्ट किया गया तो फसीलत बेगम और फयाज दोनों ही उसके पास आए। दोनों ने ही खुद को पुरसकून कर लिया था, जैसे वो अभी मेहरू को इस हकीकत से वाकिफ करने से कतरा रही हूँ। मेहरू ने अब भी कोई बात नहीं की, वही खामोशी जो उस दिन से रखी थी अभी तक बरकरार थी। फयाज बस नरमी से उसका हाथ थाम कर बैठा रहा। अगले रोज वो घर वापस आए तो फयाज ने मेहरू से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैं जो करता रहा हूँ वो तो अलग था, मगर मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने अमाल को तो मैं खुद जवाबदेह हूँ, मगर तुम्हारे साथ रवैया ठीक होना चाहिए था। मेहरू तन से मुस्कुरा दी और दिल में सोचा, इतना कुछ हो जाने के बावजूद उसे सिर्फ मेरे साथ बुरे रवैये पर शर्मिंदगी है, अपने गुनाह पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। कैसा ढीठ शख्स है ये।
वैसे भी फयाज, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, अब तुम जो मर्जी कह लो, मेरा दिल पत्थर का हो चुका है जिसे कोई मोम नहीं कर सकता। ये सब कुछ उसने सोचा था, अलबत्ता कहा कुछ नहीं था, जबकि फयाज उसके जवाब का ही इंतजार करता रहा, जिस पर मेहरू ने सिर्फ इस बात में सर हिलाया और करवट लेकर सो गई। जब फयाज चला गया तो मेहरू फिर जाग गई। उसके दिल में आग लग चुकी थी। पानी का पूरा जग उसने अपने सरहाने रख लिया और फयाज की वापसी का इंतजार करने लगी। जब सुकून नहीं मिला तो उठकर कमरे में टहलने लगी। काफी देर बाद बाहर का दरवाजा बजा तो वो बिस्तर पर बैठ गई और मुट्ठियां जोर से भींच लीं। अलबत्ता बाहर जाकर नहीं देखा कि कौन है। 2 से 3 बार दरवाजा बजा तो फजीलत बेगम ने खुद जाकर दरवाजा खोला तो सामने फयाज नहीं बल्कि उसकी लाश थी जो लोग उससे लाए थे। उन्होंने बताया कि फयाज के पेट में किसी ने चाकू घोंप दिया है और वो मौके पर ही मर गया है। कातिल का पता नहीं चला, वो भाग गया है। बाकी की रात और अगला पूरा दिन उनके घर में सफ़े मातम बिछी रही। जनाजे के बाद रेशमा मेहरू के पास अफसोस करने आई तो उसने चुपके से अपने हाथ में मौजूद पैसे उसकी मुट्ठी में दे दिए, साथ ही ताजियत वसूल करते हुए एक शाबाशी की थपकी भी दी थी। रेशमा के बाद उसकी डॉक्टर ने अफसोस किया तो उन्हें पैसे देने की बजाय इतना बड़ा झूठ बोलने पर सिर्फ शुक्रिया कहा। सब लोग वहां से चले गए तो वो अपने बेटे को गोद में लिए मुस्कुराती हुई लाड कर रही थी। साथ ही सरगोशियां भी जारी थी जो मेहरू और उसके बेटे के अलावा कोई नहीं सुन सका। बहुत अजियत दी तुम्हारे बाप ने, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर चुप रही, तुम्हारी वजह से ही रखा था ना उसने मुझे अपने साथ, तो तुम्हारे वजूद से ही मैंने उसे छलनी किया, तुम्हें वही बताया जो वो सुनना नहीं चाहता था। तुम मेरे बेटे हो, कोई तीसरी जिन्स नहीं, तुम समझ रहे हो। और हाँ, रेशमा का पता है, अरे वही जिसके साथ तुम्हारे बाप ने इश्क लड़ाया था, तो उसी का नंबर तुम्हारे बाप के फोन से चुरा कर मैंने तुम्हारे बाप को मरवा दिया। हिसाब बराबर रहा। आखिर में मेहरू ने जोरदार कहका लगाया तो फजीलत बेगम ने उसे चौंक कर देखा और सोचा लगता है फयाज और औलाद के सदमे ने बच्ची को पागल कर दिया है।